વર્ષ 2001નો એ દિવસ કે જ્યારે કચ્છની ધરા ફાટી હતી, ત્યારે કચ્છ અને ભુજ ભાંગી પડ્યા હતા. તેને ફરી જીવંત કરવા સૌ કોઈ મથી રહ્યા હતા. તેવામાં એક ઉમદા વિચારની સાથે તલક્ષી નંદુ અને તેના 4 સાથીદારોએ કચ્છના લોકોને રોજગારી મળે તે અર્થે એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝની સ્થાપના કરી, જેનું નામ રાખવામાં આવ્યું યુરો. અભ્યાસ તો માત્ર 11 ચોપડી જ હતો. પહેલો પગાર માત્ર 100 રૂપિયા, પણ એક સેવાની ભાવના અને કંઈક કરી બતાવવાના દ્રઢ નિશ્ચયની સાથે પોતાની જન્મભૂમિને જ કર્મભૂમિ બનાવનારા છે यूरो टाइल्स ना डायरेक्टर तलक्षी नंदू. सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में. नमस्कार. थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे कि आपने कैसे अपना करियर शुरू किया था और कब ऐसा सोचा कि हमें यूरो सिरामिक नाम की कंपनी खोलनी. उसके लिए तो काफ़ी लंबी स्टोरी है. बेसिकली ये हमारा नेटिव है कच्छ, और कच्छ में भी भचाऊ से मैं बिलोंग करता हूँ. यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पढ़ाई की, और पढ़ाई पूरी करके उस वक्त तो कच्छ बहुत पिछड़ा हुआ था, कोई आय के साधन नहीं थे. लेकिन हमारे फैमिली बैकग्राउंड में हमारे यहाँ बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस था. फिर भी जो मुंबई का एक आकर्षण था हमारी कम्युनिटी में, हमारे लोगों में, कि वहाँ जाके कुछ करें. तो उस वक्त हमने करीब 1967 में मैं पहली बार मुंबई गया अपनी पढ़ाई पूरी करके. मैंने 11वीं पढ़ी है, और वहाँ जाके मैंने रेडीमेड गारमेंट की शॉप में 100 रुपये की नौकरी करी. और 3-4 साल बाद मैंने रेडीमेड गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय शुरू किया. उसके बाद में मैं लगातार 30 साल तक उसी बिजनेस में था, और धीरे 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 एक अच्छा सा मैंने एक रेडीमेड गारमेंट में पूरे हिंदुस्तान में और फॉरेन में एक अच्छा नाम कमाया मेरी कंपनी का. उसके बाद में 2001 में जब भूकंप हुआ, तब हम सबसे पहले यहाँ हमारे ग्रुप के चेयरमैन श्री नैन्सी भाई और मैं और बाकी और लोगों के साथ यहाँ के लोगों की देखभाल करने के लिए, यहाँ के लोगों को देखने के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर और स्पेशल डॉक्टर की टीम लेके हम लोग यहाँ आए. और यहाँ की परिस्थिति जब देखी, तब हमारे चेयरमैन ने उसी वक्त एक विज़न देखा कि क्यों नहीं हम जिस मुल्क में पैदा हुए उसी मुल्क में हम कुछ करें, यहाँ के लोगों को फिर से हम खड़ा करें और उनके लिए कुछ करें. ये सोच लेके 1-2 महीने बाद हम वापस मुंबई चले गए. उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के श्री अटल जी थे, उन्होंने ये इलाके की मुलाकात ली. मुलाकात लेने के बाद में उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्शन की स्कीम दी 5 साल के लिए, एक्साइज और वेट के मुक्ति का ऑफ़र किया. और तुरंत हमने ये सोचा कि कच्छ के लोग हैं, कच्छ का ही लोग सब पहल करते हैं, कच्छ के लोगों ने मुंबई और बाहर जाके बहुत अपना नाम कमाया, तो क्यों नहीं हम कच्छ में भी ऐसा ही कुछ करें. और कच्छ में हमने सबसे पहले ये विट्रीफाइड टाइल, जो 14 साल तक इस फील्ड में कोई नहीं था, और हमारे लिए टाइल इंडस्ट्री, टाइल मैन्युफैक्चरिंग का हमारे बैकग्राउंड में भी नहीं था. हम चारों डायरेक्टर अलग अलग फील्ड से, जैसे मैं रेडीमेड गारमेंट से हूँ, हमारे चेयरमैन हैं वो प्लाईवुड में मेनली डील करते थे, हमारे और एक डायरेक्टर थे वो स्टेशनरी में थे, और दूसरे एक रेडीमेड गारमेंट के रिटेल बिजनेस में थे. हम चारों ने मिलके, हम लोग आपस में रिश्तेदार हैं, हमने चारों ने मिलके ये एक इंडस्ट्री डाली. और उसके बाद में आज तक हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा है. तो ये इंडस्ट्री, आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से थे, तो सिरामिक की इंडस्ट्री डालने का ही कैसे सोचा आपने? सिरामिक में हमारे चेयरमैन कुछ इंपोर्ट करके डील तो करते ही थे, तो मार्केट तो हमारे पास था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में और कोई ऐसी ब्रांड उस वक्त अवेलेबल नहीं थी. आपने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था. इटली से इटली से लाए थे हम लोग टेक्नोलॉजी. हम लोग इटली चले गए, वहाँ से हमने मतलब उस वक्त भी चाइना में अवेलेबल थी, लेकिन हम पहले से ही एक क्वालिटी प्रोडक्ट में मानते हैं. क्वालिटी बनाना और अच्छा लोगों को देना, ये हमारा पहले से ही मोटो रहा है हर एक प्रोडक्ट में. आपने नाम यूरो सिरामिक लिमिटेड रखा, तो नाम यूरो कैसे सोचा? इसमें उस वक्त ही यूरो करेंसी आई थी, और हमने यूरोप से ही मशीनरी खरीदी थी. और दूसरी एक थोड़ी बात ये थी कि हमारे पास एक प्लाईवुड की ब्रांड यूरो के नाम से थी, लेकिन वो URO से थी, EORO से नहीं थी. लेकिन बाद में जब यूरो करेंसी आई, तो हमने हमारी प्लाईवुड की ब्रांड को भी यूरो नाम दे दिया,
हमारी टाइल को भी दे दिया, और आज तो हमारे यूरो के ब्रांड में कम से कम 10-12 प्रोडक्ट और भी है। आपने शुरुआत की थी 2003 में और आज 2013, मतलब बहुत कम समय में आपने 70 से ज़्यादा मेट्रिक टन पर एनम का आपने एक टारगेट बनाया जी। तो ये एक सतत परिश्रम की बात इसमें है, लगन आपने अपने रिसर्च टीम को साथ में रख के। हाँ, हमें फॉर्चुनेटली हमें रिसर्च टीम भी अच्छी मिली, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो भी हमारे परिवार के जैसे मिले, और हम लोग का एक कॉरपोरेट अप्रोच हमारे ब्लड में नहीं है, लेकिन हमने एक कॉरपोरेट कंपनी बनाई, उसका हमें बहुत गर्व है। लेकिन हम वो कॉरपोरेट स्टाइल से हम काम नहीं करते हैं, हम आज भी फ्लोर पे चलते हैं, हम हमारे हर एक एम्प्लॉय को पर्सनली मिलते हैं, हर एक एम्प्लॉय को हम पर्सनली नाम से जानते हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ में भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए हमें वो ज़रूरत से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो क्वालिटी उन्होंने जो प्रोड्यूस की है आज 10-12 साल के बाद में, और कई हंड्रेड्स ऑफ कंपनी आई, लेकिन इसके मुकाबले कोई यूरो के मुकाबले और किसी ने आज तक कोई ये क्वालिटी नहीं दे पाया। किसी भी प्रोडक्ट में या बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट। तो आपने जब ये यूरो का नाम शुरू किया था, मेरे ख्याल से कुछ ही समय के बाद में यूरो इतना पॉपुलर हो गया कि लगभग देश के हर कोने में जब टाइल्स की बात आती तो कोई ऐसा बंदा नहीं है आज की डेट में जिसको यूरो वेट्रीफाइड टाइल्स के बारे में नहीं पता हो। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई? ये आपकी बात बिल्कुल राइट है। शुरू में हमको थोड़ी दिक्कतें भी आई, हम अलग अलग रिटेलरों से मिले, डिस्ट्रीब्यूटरों से मिले, तब इन्होंने ये कहा कि ये आपकी तो ब्रांड कोई पॉपुलर नहीं है, कैसे करेंगे, ये रेट में चाइना से मिल जाता है, और ज़्यादा करके चाइना हमेशा दिक्कत देता ही है। तो हमने एक एड एजेंसी को चुना, और उन्होंने उस वक्त वो देवदास फिल्म चल रही थी, तो देवदास की थीम पे उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी ऐड बनाई, और उसमें वो ऐड इतनी अच्छी क्लिक कर गई कि आज भी मैं जब 10 साल भी किसी को मिलता हूँ और मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, तब भी वो ऐड को याद करते हैं कि अब पारो नहीं यूरो। तो ये पारो नहीं यूरो वाली जो थीम थी वो बहुत अच्छी क्लिक कर गई। फिर हमने मीडिया में भी अच्छा लिया, पेपर में भी लिया, और वॉल पेंटिंग वगैरह हमारा बहुत अच्छा चला। करीब हम करोड़ स्क्वायर फीट की वॉल पेंटिंग ऑल ओवर इंडिया में हम करते थे, और डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छी स्कीमें हम देते थे। तो इसकी वजह से ब्रांड तुरंत पिकअप हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बार यूरो ले लेता है, उसके बाद में उसके मुकाबले उसको दूसरी कोई क्वालिटी नहीं मिलती। मैं तो यहाँ तक बताता हूँ कि यूरो का प्रोडक्ट जो है ना, हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी के मालिकों के घर में लगता है। यही अचीवमेंट था कि आपको कुछ ही साल के बाद में एक्सपोर्ट हाउस का लाइसेंस भी आपको मिल गया। बिल्कुल। तो बिल्कुल। कैसे आपने एक्सपोर्ट करना कैसे शुरू किया, और अभी कितने कितने कंट्रीज में कैसे आपने वहां पर इसे बेचा? नहीं, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और 4 साल 5 साल पहले तो ये आलम था कि हिंदुस्तान का जितनी भी बाकी फैक्ट्रियों का एक्सपोर्ट के मुकाबले हमारे अकेले का उतना ही एक्सपोर्ट हुआ करता था। आपने धीरे धीरे सैनिटरी वेयर में भी आगे बढ़ाया अपने बिजनेस को जी। वो कैसे आइडिया आया आपके पास में, और उसमें आप किस तरह से आगे बढ़े? ये सैनिटरी वेयर का भी उसी है कि एक तो यही प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट है, यही डिस्ट्रीब्यूटर है, यही डीलर्स हैं। तो एक प्रोडक्ट और बढ़ाने से उनको एक यूरो ब्रांड में और एक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो सैनिटरी वेयर की जो हमने फैक्ट्री बनाई वो भी हमने इटली की सैक्मी कंपनी की ली है। और आज जो हमारी फैक्ट्री है वो वेदर प्रूफ है, और ऐसी कोई सैनिटरी वेयर का ऐसा कोई यूनिट अभी तक कोई हिंदुस्तान में नहीं है, इतना बड़ा हमारा यूनिट है। आपकी कंपनी, आपने जिस तरह से बताया कि शुरुआत ही हुआ था कि अपने इलाके की और अपने शहर की, अपने गुजरात स्टेट की कहीं ना कहीं उन्नति करें। कच्छ के ये भूकंप के बाद में पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो आपको उस समय बिल्कुल डर नहीं लगा कि 2001 में तो इतना सब कुछ हो गया है, 2003 में आप इतनी बड़ी कंपनी डालने जा रहे हो, तो कहीं कहीं रिस्क फैक्टर लगा था? रिस्क कहीं भी नहीं लगा। हमें हमारे खुद में हमको विश्वास था। और सबसे पहला तो जब हमारे पास 100 एम्प्लॉई थे, तो हमने 100 एम्प्लॉई को हमने प्रॉमिस किया था कि जिस दिन हम 200-300 एम्प्लॉई हो जाएंगे, उस दिन हम सबसे पहला हम एक स्कूल का भूमि पूजन करेंगे। आज हमारे पास 750 स्टूडेंट हमारी स्कूल में पढ़ते हैं, CBSE स्कूल में। और वो भी आपको ताजुब लगेगा, कोई इससे जो बड़ा शहर हो, ये तो तालुका का छोटा गाँव है जिसमें आबादी भी नहीं है और पिछड़े हुए लोग रहते हैं। ऐसे गाँव में CBSE माध्यम की स्कूल बनाना, यहाँ तक कि आसपास के 25-50 किलोमीटर के दूर के बच्चे यहाँ आते हैं।
हरिजन के बच्चे आते हैं, कोली के बच्चे आते हैं, आहिर के बच्चे आते हैं, और ये इन बच्चों को सीबीएसई माध्यम में पढ़ने मिलेगा, इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तो ऐसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हमारे स्टाफ के भी बच्चे पढ़ते हैं, जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, और इनको ना प्रॉफिट और ना लॉस पे हम लोग ये स्कूल में ये सारी फैसिलिटी देते हैं, जो गुजरात में इस टाइप की स्कूलें और बहुत कम है। इंडिया की सिरामिक इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है? अनऑर्गेनाइज है, अगर ऑर्गेनाइज हो जाए तो हम दुनिया की कोई कंट्री को पहुंचने नहीं देंगे।